नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आज हमारा ये हिस्ट्री का जो है 11वां पार्ट है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का होगा। और इसके बाद अभी और 2 पार्ट आएंगे, तो उसके बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे जितने भी वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा जो ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये 11वां पार्ट है। इसके बाद और 2 पार्ट आएंगे, जिसके बाद फिर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो अभी तक यदि आपने हमारा और पहला वीडियो नहीं देखा है, तो आपका जो और पहले इसका पहले का वीडियो है, वो सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है मैंने इस वीडियो के लिंक में दे दिया है। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको पता ही है कि जो ये मिडिवल हिस्ट्री का ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, इसका हम लोग अभी मतलब सेकेंड लास्ट के अध्याय में चल रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको। तो पहले जो हम लोग पढ़ाए थे, अभी इसके पहले वाला जो था सेशन, उसका जो क्वेश्चन आंसर है, पहले हम लोग उसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि संगम काल में किस वंश के शासकों के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांड्य। अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तीनों संगमों में कुल कितने वर्षों तक चला था? तो डी हो जाएगा क्या 1999 वर्षों तक चला था। उसके आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका सी नंबर, मदुरै में। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आंसर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय संगम का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो तृतीय संगम के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे नक्कियर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन सा था? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तोलकप्पियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ को तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा तिरुकुरल। तिरुकुरल। आप लोग को पता ही है कि ये जो है सारा संगम युग का पार्ट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किया था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। संगमकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्गों में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा कम्मन ऋषि में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे, जो कि चेर साम्राज्य से था। क्या है? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्निगी यानी पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा सेनगुट्टुवम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जैन धर्म से। फिर आगे बढ़ते हैं। तमिल भाषा के शिल्पादिक्रम और मणिकेलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से कौन संगम युग, मतलब चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगम युग व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? देखिए, ये आरआरबी क्वेश्चन है, तो जितना भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सारा परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा तोलकप्पियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो उसका उत्तर हो जाएगा कदम। आगे बढ़ते हैं कि संगम युग के उदयपुर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं। फिर लोकप्रियम जो है ग्रंथ वो किससे संबंधित है? तो वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए ही थे। फिर आगे बढ़ते हैं। धार्मिक ग्रंथों का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो उसका उत्तर हो जाएगा तमिल भाषा में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। किस संगम युगीन राजा के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पांड्य राजवंश में, यानी पांड्य के जो राजा थे उसके राज्य में हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा के रखा था? तो उसका उत्तर हो जाएगा मामूल नार। आगे बढ़ते हैं। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो उसका उत्तर हो जाएगा लोलकप्पियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तोलकप्पियम। ठीक है, आगे क्या है? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यन कहा जाता है, उन्हें आर्य बनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि। ये तो हम लोग पता ही है, हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेर नरेश ने। किसने भेजा था? चेर नरेश ने। आगे बढ़ते हैं। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। तो तमिल भूमि का बाइबल किसे कहते हैं? तो तमिल भूमि का बाइबल कहते हैं तिरुवल द्वारा रचित कुराल या मुपाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शिल्पदी कारम को। तमिल काव्य का ओडिसी क्या है, तो उसे बोलते हैं मन्नी मेकलई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी, तो कारिकेल ने की थी, जो हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है कि मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो चेर राज्य का था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। किस संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी डेल्टा के बारे में। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन यह है कि पिलनी के ग्रंथ के अज्ञातमा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश किस क्षेत्र से निकलते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा कोलवय। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का जो संगम युग का था। और अभी जो क्वेश्चन हम लोग फिर करेंगे वो करेंगे हम लोग किसके, तो गुप्त साम्राज्य। तो चलिए आते हैं गुप्त साम्राज्य में। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ाया था कि श्रीगुप्त जो है इन्होंने ही गुप्त वंश का स्थापना किया था। अब क्या है, गुप्त जो है किसके समान थे, तो गुप्त जो है किसके समान थे, वो कुषाण के समान थे। तो कुषाण जो वंश था उसी के समान में कौन सा वंश चल रहा था, गुप्त वंश चल रहा था। आगे बढ़ते हैं कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो मुंह खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, तो वो हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में तो हम लोगों सबको पता है कि आर्यभट्ट कौन थे, एक महान गणितज्ञ थे जो कि हमारे भारत से ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इतिहासकार पीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, तो हम लोग पिछले पार्ट में मैंने बताया भी था कि वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को आक्रमण भारत तक रोक दिया था, मतलब भारत में आने नहीं दिया था हुनों को, तो वो उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। फिर आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है, तो उसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल से। फिर आगे बढ़ते 10वां क्वेश्चन। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो कालिदास के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं कि कालिदास कौन थे। कालिदास की बहुत ही चर्चित रचना भी थी कुछ, जो कि आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि कालिदास की 2-3 चर्चित रचनाएं क्या क्या थी। ठीक है, एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेघदूत जो थी वो कालिदास की थी, मेघदूत कालिदास बोलते हैं। और भी क्या क्या थी वो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो उसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था, तो क्या था, वो नालंदा विश्वविद्यालय था। और इसकी स्थापना किसने की थी, वो हम लोग पिछले पार्ट में डिस्कस किए थे, तो एक बार ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो वो हो जाएगा भानुगुप्त से। फहवान किसके शासक काल में आया था, तो चंद्रगुप्त II के काल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है क्या फहवान कहाँ का निवासी था, तो वो चीन का निवासी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन II किस वंश का संस्थापक था, तो वो था वकाटक का, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को किस स्तंभ में क्या कहा गया, स्क्रोपम कहा गया है, तो वह हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा बोध गया से। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंदिर निर्माण का कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, तो वो हुआ था गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, तो शकों का उन्मूलन के बाद उन्होंने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। आगे बढ़ते हैं कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो भगवान विष्णुदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चंद्रगुप्त II ने अपनी किस विजयी में खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, तो शकों को पराजित करने के बाद, जो हम लोग शक शासक पढ़े थे पिछले में पार्ट में, उनको ही पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त II ने क्या किया था, चांदी का सिक्का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महरौली यानी कि दिल्ली में जो अभी स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, तो वो 4th सदी में हुआ था। और किसके कारण हुआ था, तो
गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, का श्रेय जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो उसका उत्तर रहेगा अपने राजरोहण के स्मारक के कारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमार संभव जो है ये क्या है? महाकाव्य कवि लिखा गया है, वो किसने लिखा है? तो कालिदास ने। अभी मैंने पूछा ही था कि आपको कमेंट के माध्यम से बताने, देखिए यहाँ पे आ गया, किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। मेघदूत भी कालिदास ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो वह कब है? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग तो वह गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? तो इसका उत्तर है 319 से 500 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। बाल विवाह का प्रारंभ कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। और किसने करवाया था? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के जो है गुप्त काल में सबसे ज्यादा जारी किए गए थे। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वह है अभिज्ञान शकुंतलम। ये किसने लिखा है? तो ये भी कालिदास ने ही लिखा है। ठीक है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी और बात, अब 6 क्वेश्चन बचा है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो उत्तर रहेगा बयाना भरतपुर से। फिर आगे क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है? तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कुमार गुप्त को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? तो ताम्रलिप्ति से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन बचा है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए अंकित किया था? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त II ने। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाने में दक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए ये तो आज का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब हम लोग आज के जो अध्याय है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे वाकाटक वंश, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। वाकाटक वंश जो राजवंश जो है ये कब था? 250 ईस्वी से 500 ईस्वी तक दक्षिण भारत के डेक्कन के उच्च हिस्सों में फैला हुआ था। इसकी राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 255 ईस्वी के लगभग में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, तो वाकाटक की राजवंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति नामक एक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, और उसके आगे बढ़ते हैं। ये जो थे, ये शासन जो था ये किसके अधीन था? ये गुप्त जो थे उसके समकालीन में था। ठीक है, पुराण राजवंश को विंध्य क्षेत्र में के रूप में संदर्भित करते हैं। वाकाटक जो स्वयं ब्राह्मण थे, ब्राह्मणवादी धर्म के प्रथम समर्थक थे। उन्होंने कई वैदिक यज्ञ किए। इस यशस्वी राजवंश ने मध्य भारत तक तथा दक्षिण भारत के ऊपरी भाग में शासन किया, और यह मध्य के चक्रवर्ती गुप्त वंश का समकालीन था। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये किसके समकालीन था? तो गुप्त वंश के समकालीन था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद क्या क्या था? इस राजवंश के लोग विष्णुवीरती गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास स्थान बरार विदर्भ में था। विदर्भ कहाँ है? आपको पता है, गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रथम प्रवरसेन ने वंश की जो है की प्रतिष्ठा को अमर बना दिया था। जो उसका प्रथम राजा था वो कौन था? प्रथम प्रवरसेन था। उसने क्या किया? इस वंश को अमर बना दिया था, आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो उसके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले राजा कौन थे? विंध्य शक्ति थे। उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो क्या था कि उसने महान युद्धों को जीतकर अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसके क्रोध को देवता भी नहीं रोक सकते थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, वह इंद्रधनुष के समान प्रभाव का था। इंद्र के समान का प्रभाव वाला था। उसने अपनी भुजाओं के बल से समस्त लोगों की विजय की थी। ठीक है, विंध्य शक्ति ने कोई राजकीय उपाधि ग्रहण नहीं की थी। तो मतलब इन्होंने कोई भी राजकीय उपाधि ग्रहण नहीं की, जैसे राजा, महाराजा, धीराज, सम्राट, ऐसी कोई उपाधि इन्होंने ग्रहण नहीं की थी। ठीक है, संभवतः उनका विधिवत राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था। मतलब इनका विधिवत राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने ही स्थापना की थी, तो हो सकता है इनका नहीं हुआ हो। ऐसा ही पुराण में लिखा हुआ है, मतलब शिलालेख में लिखा हुआ है। फिर क्या है कि विंध्य शक्ति ने लगभग 275 ईस्वी तक शासन किया। मतलब कब तक शासन किया इन्होंने? 275 ईस्वी तक शासन किया।
पुराण में इसे विदिशा शासक भी कहते हैं। तो पुराण में इसे क्या कहते हैं, विदिशा शासक भी कहा जाता है। तो विंध्य शक्ति का नाम जो है वायु पुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। संभवतः विंध्य पर्वतीय भाग पर शासन करने के प्रारंभ कारण प्रथम राजा विंध्य शक्ति की पदवी से विभूषित किया गया। इस नरेश का प्रामाणिक इतिहास उपस्थित करना कठिन है, क्योंकि विंध्य शक्ति का कोई अभिलेख या सिक्का अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। मतलब अभी भी जो विज्ञान जो है, जो वैज्ञानिक है या जो भी खगोल शास्त्री है, वो लोग सिर्फ मतलब ये कर रहे हैं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि ये ऐसे करके कोई थे, मतलब इनका अभी तो कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट है प्रवर सेन, जो कि कब से कब तक शासन किए थे, 270 से 300 ईस्वी तक, 330 ईस्वी तक। तो देखते हैं ये कौन थे। ये विंध्य शक्ति के पुत्र थे तथा उनके उत्तराधिकारी भी थे, जिसने वाकाटक की वास्तविक स्थिति और महानता का संस्थापक माना जाता है। तो ये मतलब उसके महान शासक के रूप में कहलाए जाते हैं। ठीक है, सैन्य कारणों और वैवाहिक गठबंधों के द्वारा उन्होंने उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक अपने राज्य का विस्तार किया। तो इसने बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक अपने राज्यों का विस्तार किया। उसके बाद क्या है, अपनी जीत की याद में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ भी करवाया। तो उसने अपनी जीत की याद में क्या क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया और वाजपेयी यज्ञ भी करवाया। फिर क्या किया उसने उनके बेटे जो थे गौतमी पुत्र ने नागा राजा की भवनागा की बेटी से शादी कर ली। उसके बाद क्या हुआ, जिसने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन को मजबूत किया। मतलब कि जब इन्होंने इससे शादी कर लिया तो क्या हुआ, एक राजनीतिक गठबंधन मजबूत हो गया। फिर क्या, प्रवर सेन की मृत्यु के बाद, जब प्रवर सेन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो उन्होंने अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। उसका ज्येष्ठ पुत्र गौतमी पुत्र उसी काल में मर गया। जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था, जिसे गौतमी पुत्र भी कहा जाता था, वह उसी काल में मर गया। दूसरे पुत्र जो है वसीम ने एक दूसरी शाखा की स्थापना की, जिसने लगभग 525 ईस्वी तक राज किया। वह एकमात्र वकाटक राजा था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। तो मतलब ये क्या था, प्रवर सेन जो था, इसने यह एकमात्र राजा था जो कि क्या था, इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्या है कि जबकि सभी अन्य राजाओं ने महाराजा की मामूली उपाधि, और जो नेक्स्ट और भी कोई राजा हुए थे उन्होंने क्या सिर्फ महाराजा की उपाधि धारण की थी। उनकी मृत्यु के बाद 340 ईस्वी तक वाकाटक के दो विभाग थे। कौन कौन से थे, तो नंदीवर्धन शाखा थे और वत्स गुमला शाखा थे। तो ये दोनों जो है इसमें विभाजित हो गया था। तो अब हम लोग इस शाखा के बारे में पढ़ेंगे कि नंदीवर्धन शाखा में जो है कौन कौन राजा थे और वत्स गुल्मा शाखा में कौन कौन से राजा थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नंदीवर्धन ब्रांच के थे उनके पहले राजा कौन थे, रुद्रसेन प्रथम थे, जिन्होंने 335 ईस्वी से 365 ईस्वी तक शासन किया था। रुद्रसेन प्रथम, प्रवर सेन के पश्चात उनका जो पौत्र था, मतलब पोता था, वो कौन था, रुद्रसेन प्रथम शासक था, वो शासक बना था। वह भवनाग का दोहित्र था। उसका शासन काल लगभग 335 से 360 ईस्वी माना गया है। ठीक है, या 365 ईस्वी माना गया है। वाकाटक वंशावलियों में उनके नाना का उल्लेख हुआ जो पद्मावती, ठीक है, पद्यावती में राज करते थे। उनका वंश भारशिव था। जो इनका वंश था वो क्या था, भारशिव था, इनके नाना जी का। भावनाग ने रुद्रसेन प्रथम को किन्हीं विषम परिस्थितियों में अवश्य ही बचाया होगा। तभी उल्लेख किया गया है कि संभवतः रुद्रसेन का अपने चाचाओं से संघर्ष चला होगा, मतलब चाचाओं से भी उनका संघर्ष चला होगा। उसके बाद क्या होता, गौतम पुत्र का अपने पिता के जीवन काल के दौरान निधन हो गया और इसलिए उसने बेटे रुद्रसेन वन को अपने दादा प्रवर सेन के सिंहासन पर बैठाया और आधुनिक नागपुर के पास नंदीवर्धन से शासन किया। ठीक है, नंदीवर्धन से शासन किया। वह शिव के उग्र रूप महाभैरव का उपासक उसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट एक राजा के बारे में पढ़ेंगे जो कि यही नंदीवर्धन ब्रांच के थे। ठीक है, तो वो है पृथ्वी सेन। इनका शासन कब से कब तक था, 365 ईस्वी से 390 ईस्वी तक। ये क्या थे, यह एक धार्मिक विजेता के रूप में वर्णित थे। इनकी तुलना सत्य, पारदर्शिता, करुणा और विनम्रता के तुनील गुणों के कारण महाकाव्य नायक युधिष्ठिर से किया था। तो जो हम लोग भगवान युधिष्ठिर जो जानते हैं महाभारत काल के, उनकी तुलना इनसे पृथ्वी सेन की तुलना उनसे युधिष्ठिर से की जाती थी। उनके समय में पद्मपुरा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र रहा था। अपना अधिकांश समय उसने राज्य को मजबूत करने में बिताया था। उनके शासनकाल की मुख्य विशेषता क्या थी कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय और स्वयं के बीच एक राजनीतिक गठबंधन था और उनके अलावा उन्होंने मालवा और कठियावाड़ के शासकों क्षत्रपों को हराया भी था। ठीक है, उसके शासन के काल के बाद के हिस्सों के दौरान गुप्त और वाकाटक ने एक वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया, क्योंकि पृथ्वीसेन के बेटे रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रतिभा गुप्त से हुआ था। ठीक है,
तो ये हो गया पृथ्वीसेन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रुद्रसेन टू। रुद्रसेन टू कौन था? इन्होंने शासन किया था 390 ईस्वी 395 ईस्वी, केवल 5 साल की अवधि तक के लिए शासन किया था, क्योंकि वह समय से पहले ही मारा गया था। फिर बाद में जो इनकी पत्नी थी, कौन थी? प्रभाती गुप्त जो थी, उन्होंने 410 ईस्वी तक शासन किया था यहाँ पे। वो भी क्या किया था? गुप्त रूप से शासन किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन ने कब से कब तक शासन किया था? 440 ईस्वी से 460 ईस्वी तक। प्रवरसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें नरेंद्र सेन सफल हुआ। उसने नाला राजा बस्तर भवदत्त वर्मन के आक्रमण का सामना करना पड़ा और सभी के साथ नालासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। तो नरेंद्र सेन जो थे, उन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 440 से 460 ईस्वी तक किया था। फिर आगे आते हैं पृथ्वीसेन टू के बारे में। तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 460 ईस्वी से 480 ईस्वी तक। वाकाटक वंश के नंदीवर्धन शाखा के अंतिम ज्ञात शासक थे ये। ठीक है, कौन थे ये? तो पृथ्वीसेन टू थे, जिन्होंने वाकाटक के गिरे हुए किले के पुनरुद्धार का श्रेय जाता है। तो जो किला गिर गया था युद्ध के दौरान, उसको इन्होंने पुनरुद्धार किया था। फिर क्या हुआ था? उसे वत्सगुमला रेखा के हरिसेना के आक्रमण और नाला वंश के भवदत्त वर्मन के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो इसने भी आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति बड़हत को हराया इसने। ठीक है, और क्या किया इसने? पुष्कारी जो अधिनम भोपालपट्टनम को नष्ट कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया? पृथ्वीसेन द्वितीय ने की मृत्यु के बाद क्या हुआ? यह माना जाता है कि वाकाटक की वत्सगुमला रेखा के हर सेना ने अपने उत्तराधिकारियों को जीत लिया और नंदीवर्धन रेखा को अपने साथ मिला लिया। तो जो नंदीवर्धन जो ये था, उसको उन्होंने अपने साथ मिला लिया और अपना जो है नेक्स्ट जो क्या किया उन्होंने वत्सगुमला जो रेखा है, उन्होंने यह शुरू किया था। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वत्सगुमला के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन थे? पहले थे सर्वसेना, जिन्होंने 330 से 355 ईस्वी तक शासन किया। तो वत्सगुमला रेखा के संस्थापक थे कौन थे? सर्वसेना थे, जो अपनी राजधानी वत्सगुमला अकेला, जिसे महाराष्ट्र में आधुनिक वसीम के साथ प्रवरसेन प्रथम के पुत्र थे। ये एक प्रसिद्ध प्राकृतिक कवि माना जाता है और उनके खोए हुए काम हरि विजय की प्रशंसा के बाद लेखकों में की थी। उनके कुछ शासकों को गाथा सतसई, जो सतवाहन राज्य हाल ही द्वारा संकलित किया गया था, में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? विंध्य सेना। विंध्य सेना कौन थे? विंध्य शक्ति द्वितीय के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इनका नाम जो है विंध्य शक्ति द्वितीय के रूप में आता है। विंध्य शक्ति कौन थे? तो विंध्य शक्ति ने ही वाकाटक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, लगभग 4 दशकों तक शासन किया इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? 4 दशकों मतलब 40 साल तक शासन किया। मतलब इनका जो एरा था वो कब से कब तक था? 355 से 400 ईस्वी तक था। मतलब क्या हो गया? कल लगभग 45 साल, तो मतलब 4 दशक। उसके बाद क्या हुआ? जिसमें विदर्भ के दक्षिणी भाग, हैदराबाद राज्य का उत्तरी भाग और कुछ अन्य शासक क्षेत्र में शामिल हुए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बनवासी के कदम्बों को हराया था, जिन्होंने कुंतला उत्तर कर्नाटक का शासन किया था। उनका पुत्र और उत्तराधिकारी प्रवरसेन द्वितीय 15 साल की अवधि के लिए शासन करता है। प्रवरसेन द्वितीय देवसेना द्वारा पीछा किया गया, जो कि एक खुशी की मांग करने वाला शासक था। ठीक है, लेकिन सौभाग्य से एक बहुत ही सक्षम मंत्री हस्तिभोज की सेवाएं थी। ठीक है, तो ये था विंध्य सेना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी के जो वत्सगुमला ब्रांच है, इसी के बारे में। एक और राजा थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो कौन थे वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हरिसेना, जिन्होंने 475 से 500 ईस्वी तक शासन किया। वत्सगुमला रेखा के अंतिम राजा ये ज्ञात होते हैं, जिन्होंने न केवल 2 वाकाटक शाखाओं को एकजुट किया, बल्कि कुंतला, अवंती, कलिंग, कोसल, कोंकण और आंध्र पर विजय प्राप्त करके अपने देशों का विस्तार किया। तो देखिए, इन्होंने इतना सारा काम किया था। फिर क्या हुआ था? डंडीन एक कवि के ने हरिसेना को शक्तिशाली, सच्चा और भरपूर, शानदार, बुलंद और नैतिक और आर्थिक संकलन का एक मर्मक आलोचक बताया था। उसके बाद क्या है कि उनकी जो लगान से संबंधित थी, वह है उनके शासनकाल में अजंता की गुफाओं में निष्पादित है। जो उन्होंने लगान वाहन लेते थे वो उनके बारे में किसमें लिखा गया? अजंता की गुफाओं में। हरिसेना द्वितीय की मृत्यु के बाद वाकाटक की महिमा समाप्त हो गई और मालवा के कदम, कलचुरियों और यशोधर्मन ने अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो ये थे कौन से? तो ये थे हमारे वाकाटक वंश के। अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हम लोग किसके बारे में? तो वो है आगे हमारा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश की जो स्थापना थी वो 6वीं शताब्दी में गुप्त वंश के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पुष्यभूति था। किसने? तो इसे पुष्यभूति को ही माना जाता है।
जो कि शिव का उपासक था, मतलब भगवान शिव का उपासक था और उनका परम भक्त था। इस वंश की राजधानी थानेश्वर थी, जो कि कहाँ है, हरियाणा में, अभी कुरुक्षेत्र जिले में कहाँ पे है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, थानेसर है। ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी तथा अंतिम राजा कौन था, हर्षवर्धन था। तो मतलब क्या था, ये पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश का जो सबसे प्रतापी और अंतिम राजा कौन था, वह था हर्षवर्धन हुआ। इसके शासनकाल में वह यह वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। हर्ष ने साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। यह साम्राज्य पूर्व में कामरूप यानी वर्तमान में जो असम में है से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। तो मतलब पूर्व में कामरूप जो कि असम है और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, कौन सा, तो ये पुष्यभूति साम्राज्य। उसके बाद क्या था, इस वंश का शासन जो 645 ईस्वी तक चला था। तो इसका वंश का शासन कब तक चला था, तो 45 ईस्वी तक, 645 ईस्वी तक चला था। इस वंश में 3 प्रमुख राजा हुए थे। तो कौन कौन से थे वो, प्रभाकर वर्धन और उसके 2 पुत्र राजवर्धन तथा हर्षवर्धन। तो अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे इनके बारे में कि ये कौन कौन थे। ठीक है। वर्धन वंश के बारे में कुछ और जानकारी है, ये क्या है, तो यह वंश जो है हुनों के साथ हुए अपने संघर्ष के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो इस वंश के बारे में यह कहा जाता है, जो हुन नाम के प्रजाति थे वो हमेशा जो है उनका इससे हमेशा संघर्ष चलता रहता था। फिर क्या था, संभवतः जो है प्रभाकर वर्धन जो इस वंश का चौथा शासक था। तो प्रभाकर वर्धन कौन था, इस वंश का चौथा शासक था। इसके विषय में जानकारी हर्ष चरित्र से मिलती है। तो हर्ष चरित्र जो है एक बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसकी रचना किसने की थी, वान भट्ट ने की थी। और उसके बाद क्या, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन एवं उनकी पुत्री क्या थी, राजश्री थी, जिसका के पिता कौन था, प्रभाकर वर्धन था। पुत्र राजश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने मौखरी वंश के गर्ववर्मन से किया था। तो किसने किया था, किससे किया था, गर्ववर्मन से। क्यों, ये कौन थे, मौखरी वंश के राजा थे। फिर क्या थे, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन सिंह सत्तारूढ़ हुआ और वह शीघ्र ही उसे मालवा के खिलाफ अभियान के लिए जाना पड़ा। फिर जब मालवा के खिलाफ अभियान हुआ तो अभियान की सफलता के उपरांत लौटते समय मार्ग में गौड़ वंश के शासक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है। राजवर्धन की हत्या के बाद क्या हुआ, इसके बाद हर्षवर्धन राजा बना और वह शशांक की मृत्यु के बाद ही अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार कर सका। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का शक्तिशाली राजा था। इसका शासनकाल 6वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष थे। प्रभाकर वर्धन की माता गुप्त वंश की राजकुमारी महासेन गुप्त नामक स्त्री थी। उसने पड़ोसी राज्यों मालव, उत्तरी पश्चिम पंजाब के हुनों तथा गुर्जरों के साथ युद्ध करके प्रभाकर वर्धन ने काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनकी पुत्री राजश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने कन्नौज के मौखरी राजा गृहवर्मन से किया था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 604 ईस्वी में हो गई। उसके बाद उनका बड़ा पुत्र राजवर्धन उत्तराधिकारी बना था। अब हम लोग आते हैं राजवर्धन में। तो राजवर्धन कौन थे, राजवर्धन थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन का ज्येष्ठ पुत्र था। वह अपने भाई हर्षवर्धन और बहन राजश्री से बड़ा था। एक भीषण युद्ध के फलस्वरूप बंगाल के राजा शासक द्वारा राजवर्धन का वध हो गया। राजवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के संस्थापक शासक गृहवर्मन से हुआ था। ये तो मैंने पिछले में बताया है। लेकिन क्या हुआ था, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के उपरांत ही देवगुप्त का आक्रमण कन्नौज पर हुआ। युद्ध में गृहवर्मन जो मालवा के राजा थे, देवगुप्त जो गृहवर्मन थे, उनका क्या, मालवा के राजा जो देवगुप्त थे उनके हाथों उनकी हत्या हो गई। और उनकी पत्नी जो थी राजश्री, जो कि ये किसकी बहन थी, राजवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी, को बंदी बनाकर कन्नौज के कारागार में डाल दिया। जब राजवर्धन ने यह सुना तो वह अपनी बहन को जो है छुड़ाने के लिए कारागार से कन्नौज की ओर प्रस्थान किए। राजवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित तो कर डाला, किंतु वह स्वयं देवगुप्त के सहायक और बंगाल के शासक जो है उसके द्वारा मारा गया। ठीक है। तो ये राजवर्धन, तो इसने अपनी बहन को जो आजाद तो करा लिया, लेकिन क्या हुआ, उसके बाद वह वहां से उसने बंगाल के शासक ने उसे मार डाला। फिर उसका जो उसकी बहन थी वो कौन थी, राजश्री थी। वो फिर क्या हुआ, एक जंगल में वो प्रस्थान कर गई। फिर कुछ दिन के बाद जो है जो हर्षवर्धन थे वो राजा बने। और फिर जो हर्षवर्धन है वो राजा बनने के बाद जो है वो राजश्री को माफी मांगे कि आप आइए हमारे पास। फिर वो उसके बाद जो है उसको फिर माफ किया गया और उनकी सेवा हमेशा के लिए करने लगे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने कब से 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। यह कहाँ थे, हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन बैठा। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, तो वान भट्ट की रचना जो हर्ष चरित्र है, हेनसांग का यात्रा का विवरण और स्वयं हर्ष की रचनाएं, हर्ष ने भी रचना की थी। हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य भी है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था, तो शिलादित्य था। हर्षवर्धन ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे।
ठीक है। और 643 से 646 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने 646 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्षवर्धन शिव का उपासक भी था और वह सैनिक अभियान निकलने से पूर्व रुद्र शिव की आराधना किया करता था। मतलब जब भी वह सैनिक अभियान में निकलता था तो वह भगवान भोलेनाथ की आराधना करता था। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग हर्षवर्धन के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे जो कि हमारा इसका आखिरी होगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन क्या था, वह साहित्यकार भी था। उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद तीनों ग्रंथ और नाटकों की रचना की थी। तो हर्षवर्धन ने किसकी रचना की थी, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। वानभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। उसने हर्षचरित्र, कादम्बिनी और सुकनाप स्वदेश आदि कृतियों की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वानभट्ट द्वारा जो इनमें से रचना कौन सी नहीं है, तो ये तीनों उनकी रचना है। इसके अलावा जो दिया रहेगा वो नहीं होगा, मतलब हर्षचरित्र, कादम्बिनी और सुकना स्वदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मालवा के शासक देवगुप्त तथा गौड़ शासक शशांक ने गर्हवर्मन की हत्या करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करके उसकी अपनी राजधानी बना लिया, कन्नौज को। तो मतलब पहले राजधानी कहाँ थी और उसके बाद राजधानी उन्होंने कहाँ कर दी, कन्नौज कर दी। तो पहले राजधानी थी थानेश्वर जो कि हरियाणा में थी, बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। किसने, हर्षवर्धन ने। भारतीय इतिहास में हर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वह उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने आर्यावर्त पर शासन किया। और आर्यावर्त कौन है, तो भारत का हमारा पुराना नाम है। तो हर्षवर्धन के जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं, तो हर्षचरित्र लेखक वानभट्ट जो है उनके 8 अध्याय में मिलते हैं। ऐसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य किसने लिखने का प्रथम प्रयास कहा जाता है। फिर कादम्बरी, इसके भी लेखक वानभट्ट है। इससे भी इनका जो है जीवन का वर्णन मिलता है। फिर आते हैं हर्ष के ग्रंथ नाटक, मतलब नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो हर्षवर्धन ने खुद इसकी रचना की थी, उनसे भी हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब हर्षवर्धन के बारे में। और लास्ट क्या है कि हेनसांग पुस्तक जो सीयू की है उसमें भी जो है हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अध्याय। जो हम लोग अब जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में, जिसमें सोल आएगा, पल्लव आएगा, चालुक्य आएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रकूट आएगा। तो ये सब वंश जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और आशा करता हूं कि आप जो अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में घर में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसलिए आप घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।